हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कि फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द इक्विपमेंट ब्लैंक बीन चेक्ड फॉर सेफ्टी, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट हैं सबकी चेक की गई सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ऑल ऑफ की, तो ऑल ऑफ के बाद जो नाउन यूज होगा वो काउंटेबल नाउन भी यूज हो सकता है। इसके अलावा इसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है तो उसके लिए आपको उसे प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर फॉर्म में होता ही है, इसका प्लूरल तो बनता नहीं है। तो इक्विपमेंट की बात करें तो ये दिख रहा है काउंटेबल जैसा, बट ये एक्चुअली में अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं लिखा गया है। तो ऑल ऑफ द इक्विपमेंट, अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर हैज है सिंगुलर, और कौन सा है, और कोई नहीं है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द इक्विपमेंट हैज बीन चेक्ड फॉर सेफ्टी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द डॉग्स ब्लैंक लाउडली एट नाइट, यानी कि कुत्ते के रात में लाउडली जोर जोर से भौंकने की बात की गई है। तो द डॉग्स की बात करें तो ये एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि जब उसमें यस या ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। बाकी की बात करें तो इसके साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी हमें, क्योंकि आईएनजी फॉर्म के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जैसे कि इज, एम आर, वाज, वर, ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए उसको, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये तो वर्ब का बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, तो ये तो आंसर हो सकता है। आर भी प्लूरल वर्ब ही है, लेकिन इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। कुत्ते भौंकते हैं, यानी कि डूअर तो आगे ही लिखा गया, सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, यानी कि आर के बाद हमें यहाँ पर बार्किंग करना चाहिए था, यहाँ पर बार्क लिख दिया, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द डॉग्स बार्क लाउडली एट नाइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स ब्लैंक स्मॉल, यानी कि अच्छे लोगों का जो परसेंटेज है वो क्या है, स्मॉल है, कम है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब फिल होगा, तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फॉर्म में द परसेंटेज ऑफ मिल जाए, उसके बाद नाउन कुछ भी रहे, सिंगुलर नाउन रहे, प्लूरल नाउन रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको द परसेंटेज ऑफ मिलेगा तो आपको जो है वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर हैज है सिंगुलर, वाज है सिंगुलर, और कोई नहीं है, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, यहाँ पर सिंपली हम स्टेट बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं, पोजीशन तो शो नहीं करना है, साथ ही साथ परफेक्ट टेंस भी नहीं है, तो वाज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स वाज स्मॉल। लेकिन यदि आपको परसेंट ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए, परसेंट ऑफ, अब मान लीजिए कि 60% ऑफ, 40% ऑफ, कुछ भी परसेंट ऑफ, अब प्लस कोई नाउन दिया रहे, तब आपको ध्यान रखना है कि परसेंट ऑफ मिलेगा तो ये जो बाद में नाउन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को फिल करेंगे। यदि नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नाइदर सीमा नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग टू द सेमिनार, यानी कि ना तो सीमा ना ही उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, सेमिनार आ रहे हैं। तब आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको नाइदर, नॉर, आइदर, और या कि फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये पेयर कंजक्शन मिले, तब आपको प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो करना है, यानी कि जो नज़दीक में रहेगा नाउन उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है। तो यहाँ पर सीमा को हमें नहीं देखना है, नज़दीक में मिल रहा है क्या, हिज फ्रेंड्स, तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को फिल करेंगे। यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो हैव है प्लूरल और आर है प्लूरल। हैव के साथ कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता है, आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द बुक एलोंग विद द पेन्स ब्लैंक ऑन द टेबल, यानी कि बुक तो है ही, साथ ही साथ पेन्स भी है, कहाँ पर, टेबल पर। तो जब भी आपको सेंटेंस में दो सब्जेक्ट किससे किससे जुड़ा मिल जाए, तो विद, एलोंग विथ या टुगेदर विथ, तब वहाँ पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये है प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, तो यहाँ पर द बुक जो कि सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो इज है सिंगुलर और हैज़ है सिंगुलर। अब हैज़ ऑन द टेबल कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन तो शो नहीं करना है, साथ ही साथ परफेक्ट टेंस भी नहीं है, सिंपली हम स्टेट या प्रेजेंस बता रहे हैं कि ये चीज़ टेबल पर है, इज का यूज करेंगे, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी ब्लैंक इन फेवर ऑफ द न्यू पॉलिसी, यानी कि कमिटी जो है वो नई पॉलिसी के फेवर में है या थी, वो बाद में डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर कोई नई पॉलिसी आई और कमिटी के सभी मेंबर जो हैं वो फेवर में हैं, यानी कि उनकी विचारधाराएं जो हैं, उनके थॉट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, यानी कि वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो जब कभी कमिटी, ज्यूरी या गवर्नमेंट के सभी मेंबर्स की विचारधाराएं, थॉट्स एक जैसा रहे तब वहाँ पर उसको सिंगुलर मानकर चला जाता है। तो वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वाज है सिंगुलर, हैज़ है सिंगुलर, हैज़ इन फेवर तो कहना गलत हो जाएगा क्योंकि इसका यूज़ हम पोजीशन शो करने के लिए करते हैं, साथ ही परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो ये दोनों चीज़ नहीं है, तो वाज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द कमिटी वाज, यानी कि कमिटी जो है वो थी नई पॉलिसी के फेवर में, ठीक है। बट यदि कमिटी जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में नहीं रहती, यानी कि उनकी विचारधाराएं, उनके थॉट्स जो हैं वो अलग अलग रहते, वो फेवर में नहीं रहती, डिवाइडेड रहती, तब वहाँ पर जो वर्ब यूज़ करते वो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन फिर से कमिटी वाला ही है। द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि कमिटी जो है वो डिवाइडेड थी या डिवाइडेड हैं, किसके लिए वजह से, वो अपने अपने ओपिनियंस में क्या है, डिवाइडेड हैं, यानी कि उनकी विचारधाराएं एक जैसी नहीं है। तो जब डिवाइडेड रहेगी तो उसको हम प्लूरल मान कर चलेंगे, तो वर्ब भी प्लूरल में यूज़ होगा। तो यहाँ पर आर है प्लूरल और हैव है प्लूरल। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखकर आपको हैव टिक नहीं करना है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर होगा। क्यों? क्योंकि कमिटी के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये डिवाइडेड थी, यानी कि डिवाइडेड जो है एज अ वर्ब यूज ना होकर यहाँ पर इसका यूज हम एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि इस सेंटेंस में हैव का यूज होगा तो सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाएगा। द कमिटी हैव डिवाइडेड, इसका सेंस आएगा कमिटी डिवाइड की है अपने ओपिनियंस को, तो ये तो कहना ही गलत हो गया कि कमिटी जो है अपने विचारों को डिवाइड की है, अलग की है। यहाँ पर कमिटी डिवाइडेड थी तो हम, या डिवाइडेड है तो आर लगाएंगे या वर लगाएंगे। 8th नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक मिसिंग फ्रॉम द क्लास, यानी कि लड़कों में से एक जो है मिसिंग है या था, कहाँ से, क्लास में। तो लड़कों में से एक मिसिंग था, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बना वो एक बना, सिंगुलर बना, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर और हैज है सिंगुलर, तो कौन सा राइट आंसर हो सकता है, तो हैज़ मिसिंग तो लगेगा नहीं, यहाँ पर इज मिसिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मिसिंग हैं तो यहाँ पर सिंपली हम बताएंगे, स्टेट बताएंगे, तो इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग फ्रॉम द क्लास, यहाँ पर मिसिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कि ये मिसिंग है, एब्सेंट है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ रेयर क्वाइंस डिस्प्लेड इन द म्यूजियम, यानी कि रेयर क्वाइंस का जो कलेक्शन है उसको डिस्प्ले किया गया कहाँ पर, म्यूजियम में। तो यहाँ पर रेयर क्वाइंस यानी कि बहुत सारे सिक्के हैं, उसका कलेक्शन की बात की गई, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर द कलेक्शन है मेन सब्जेक्ट, यही डिसाइड करेगा वर्ब को। क्यों? क्योंकि ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है। द कलेक्शन कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब यूज़ होगा, वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर और हैज़ है सिंगुलर, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर इज डिस्प्लेड लगाएं कि हैज़ डिस्प्लेड लगाएं, हैज़ लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि इसने डिस्प्ले किया, क्वाइंस ने ही डिस्प्ले किया, तो ऐसा कहना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ द रेयर क्वाइंस इज डिस्प्लेड इन द म्यूजियम, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि या तो टीचर या कि फिर स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो आइदर और के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर भी प्रॉक्सिमिटी रूल को फॉलो किया जाता है, यानी कि नज़दीकी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स जो हैं ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो आर और हैव है प्लूरल। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है, सिंपली हम उसका क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो आर लगाएंगे ना कि हैव लगाएंगे। पोजीशन तो शो नहीं करना है, साथ ही साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं है। 11th नंबर क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ डांसर्स ब्लैंक परफॉर्मिंग टुनाइट, यानी कि डांसर्स का ग्रुप जो है वो परफॉर्म कर रही है, कब, आज। तो यहाँ पर डांसर्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगा, द ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये बन गया ऑब्जेक्ट, हमें वर्ब को फिल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द ग्रुप कैसा नाउन है, ये एक कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। यहाँ पर इज है सिंगुलर और हैज़ है सिंगुलर, तो कौन सा आंसर हो सकता है, द ग्रुप ऑफ डांसर्स परफॉर्मिंग, ये परफॉर्म कर रहे हैं। सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में आईएनजी जो है हैज़ के साथ कभी भी नहीं आ सकता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द ग्रुप ऑफ डांसर्स इज परफॉर्मिंग टुनाइट।
12th नंबर क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द आंसर्स ब्लैंक करेक्ट, यानी कि आंसर्स में से कोई भी करेक्ट नहीं है। जब भी सेंटेंस में आपको आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन, वन ऐसे वर्ड्स मिले, ईच, एवरी, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी ऐसे वर्ड्स मिलेगा तो वहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। यहाँ पर आंसर्स को आपको नहीं देखना है, ठीक है। नाइदर ऑफ मिला तो जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा और उसके साथ जो नाउन यूज होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर और हैज है सिंगुलर, तो हैज़ तो लगेगा नहीं, सिंपली हम दशा बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं कि ये चीज़ करेक्ट है, तो इज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है द पेयर ऑफ शूज ब्लैंक अंडर द बेड, यानी कि शूज का पेयर जो है वो कहाँ है, बेड के नीचे है। तो यहाँ पर शूज को आपको नहीं देखना है कि जूते हैं बहुत सारे यानी कि दो हैं तो हम प्लूरल वर्ब को यूज़ कर दें, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर द पेयर डिसाइड करेगा, क्यों, क्योंकि ऑफ हो गया प्रीपोजिशन का बन गया ये ऑब्जेक्ट, तो हमें तो द पेयर के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना पड़ेगा जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द पेयर ऑफ शूज इज अंडर द बेड। 14 नंबर क्वेश्चन है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक अब्सेंट टुडे, यानी कि स्टूडेंट्स में से कई, मेनी ऑफ मतलब कई, तो कई लोग अब्सेंट हैं, तो क्या हम मानकर चलेंगे बहुत सारे हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगा तो आर है प्लूरल और वर है प्लूरल, तो यहाँ पर इसका आंसर आर भी हो सकता है वर भी हो सकता है। आप लोग ये सोच के चलेंगे कि टुडे तो हो गया प्रेजेंट में तो वर कैसे आ जाएगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, टुडे तो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट डेट है, फिर भी हम वर भी क्यों आंसर टिक कर सकते हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन में वर भी आएगा। कैसे, मान लीजिए कि हम प्रेजेंट मोमेंट में बोल रहे हैं कि आज बहुत कम स्टूडेंट आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अब्सेंट हैं, प्रेजेंट मोमेंट में बोल रहे हैं, सामने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं तो हम आर लगा के बोलेंगे। बट मान लीजिए कि स्टूडेंट्स की छुट्टी हो गई, शाम को किसी ने पूछा कि कितने स्टूडेंट्स आए थे, तब तो वे लोग तो चले गए, छुट्टी हो गई, तब हम क्या बोलेंगे, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज एब्सेंट थे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स तो चले गए, उनकी छुट्टी हो गई, तो वर भी बिल्कुल सही बैठ सकता है, ठीक है। इसका आंसर जो है बी और डी दोनों हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ब्लैंक इंक्रीजिंग, यानी कि पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब को बिल्कुल नहीं फिल करना है, भले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कितने भी इंक्रीज हो रहे हों, लेकिन जब भी आपको सेंटेंस पे द नंबर ऑफ मिलेगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, लेकिन अ नंबर ऑफ मिलेगा तो वहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। द नंबर ऑफ मिला तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो इज है सिंगुलर और हैज़ है सिंगुलर, तो हैज़ के साथ तो इंक्रीजिंग आ नहीं सकता है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंक्रीजिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, जब भी आपको सेंटेंस में अ लॉट ऑफ मिले तो उसके बाद जो नाउन या नाउन आएगा वो डिसाइड करेगा वर्ब को। यदि नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, लेकिन यदि प्लूरल फॉर्म में रहेगा नाउन तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल में आएगा। तो वर्ब की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो रिमेन्स है सिंगुलर, और क्या है इज रिमेनिंग है सिंगुलर, और कौन सा है हैव तो होगा नहीं, रिमेन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, रिमेन्स होगा कि इज रिमेनिंग इसका आंसर होगा। तो रिमेनिंग की बात करें तो ये एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। यदि वर्ब की तरह इसका यूज कर रहे हैं तो इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनेगा, तो यानी कि यहाँ पर इज रिमेनिंग इसका आंसर नहीं हो सकता है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिमेनिंग बिल्कुल एक वर्ड है, कौन सा वर्ड, रिमेनिंग, लेकिन इसका मतलब जो होता है बचा हुआ, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है ना कि वर्ब की तरह, ठीक है। यहाँ पर तो हमें वर्ब लगाना है तो स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। 17 नंबर क्वेश्चन है द चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि बच्चे जो हैं खेल रहे हैं कहाँ पर, पार्क में। द चिल्ड्रन की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल नाउन है, तो वह भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर वर है प्लूरल और कौन सा और कोई नहीं है, तो वर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। 18 नंबर क्वेश्चन है एवरी स्टूडेंट ब्लैंक आ यूनिक टैलेंट, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक यूनिक टैलेंट है। तो जब भी सेंटेंस में आपको ईच, एवरी, वन, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, समवन, एनीवन, समबडी ऐसे वर्ड्स मिले तो वहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, और उसके साथ जो नाउन यूज होगा वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर हैज़ है सिंगुलर, इज है सिंगुलर और वाज है सिंगुलर। यहाँ पर हमें पोजीशन अधिकार शो करना है, उनके पास है टैलेंट, तो के पास के सेंस में तो हम केवल हैज़ का यूज कर सकते हैं, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। यदि हम इज लगाएंगे तो कहने का सेंस आएगा कि स्टूडेंट ही टैलेंट है, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटेड द केस, यानी कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया केस को। तो जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फॉर्म में पुलिस, कैटल, चिल्ड्रेन, पीपल ऐसे वर्ड्स मिले तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो आर है प्लूरल और हैव है प्लूरल। अब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, यानी कि पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेट किया, तो सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आर के साथ नहीं आ सकता है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस। 20 नंबर क्वेश्चन है द फर्नीचर इन द रूम ब्लैंक ओल्ड, यानी कि इस रूम के जो फर्नीचर हैं वो कैसे हैं, ओल्ड हैं, पुराने हैं। इन हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का बन गया ये ऑब्जेक्ट, वह आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि द फर्नीचर के अकॉर्डिंग आएगा, कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द फर्नीचर इन द रूम इज ओल्ड। 21 नंबर क्वेश्चन है आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर ब्लैंक अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि या तो स्टूडेंट्स या कि फिर टीचर जो हैं अवेयर हैं किससे, इस प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, तो आइदर और से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स भले ही प्लूरल है, हमें उसको नहीं देखना है, यहाँ पर प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो किया जाएगा, यानी कि नज़दीकी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब को। द टीचर सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यहाँ पर इज है सिंगुलर और हैज है सिंगुलर। तो ये अवेयर हैं, तो यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे, पोजीशन तो शो नहीं करना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन ऑडियंस वाला है। ये क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस सेट में आया था, जिसमें काफ़ी कमेंट्स आया था कि वो आंसर गलत है, यानी कि ऑडियंस जो है उत्साहित होकर क्लैप कर रही है, ताली बजा रही है। तो ऑडियंस को आप कैसा मानकर चल रहे हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन इसका एक सीन ये है कि ऑडियंस को जो है वो सिंगुलर भी मानकर चला जाता है, प्लूरल भी मानकर चला जाता है, वो अलग अलग इंग्लिश में। यदि आप ब्रिटिश इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो आर यूज़ होगा। यदि आप अमेरिकन इंग्लिश के नज़रिए से देखेंगे तो इसका आंसर जो है इज या वाज होगा। तो यहाँ पर आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार द ऑडियंस आर क्लैपिंग इंथुसियास्टिकली, लेकिन यहाँ पर यदि आप इसको अमेरिकन इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देंगे तो इज आंसर हो सकता है या वाज इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इसे प्लूरल नाउन मानकर चलते हैं और अमेरिकन जो हैं इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मानकर चलते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है द टीम ब्लैंक सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री, यानी कि टीम जो है सेलिब्रेट कर रही है अपनी विक्ट्री को, अपने जीत को। तो द टीम की बात करें तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, इस वजह से इसको हम सिंगुलर मानकर चलेंगे, तो वह भी सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो इज है सिंगुलर और हैज़ है सिंगुलर, तो आईएनजी तो हैज़ के साथ आ नहीं सकता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द टीम इज सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री। 24 नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ द केक ब्लैंक लेफ्ट ऑन द टेबल। जब भी आपको सेंटेंस में सम ऑफ, अ लॉट ऑफ ऐसे वर्ड्स मिले जो क्वांटिटी दिखाने का काम करता है, तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो डिसाइड करेगा वर्ब को। द केक जो है ये कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। यहाँ पर इज है सिंगुलर और हैज़ है सिंगुलर। तो लेफ्ट की बात करें तो ये तो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखकर हैज़ वाला टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, केक बचा हुआ है, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि लेफ्ट जो है एज एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर केक ने किसी को नहीं बचाया कि सेंटेंस को एक्टिव मानकर चलेंगे तो हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हैज़ इसका आंसर ना होकर इज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपली हम स्टेट बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं, या कि फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में किसी ने थोड़ा सा केक बचाया है, बाय समवन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हम ऐसा मानकर चल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सम ऑफ द केक इज लेफ्ट ऑन द टेबल, यानी कि थोड़ा सा केक बचा हुआ है। हालांकि लेफ्ट जो है ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है केक के बारे में कि थोड़ा सा केक बचा हुआ है। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ब्लैंक सिग्निफिकेंटली दिस ईयर, अब इंक्रीज का कौन सा फॉर्म फिट होगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।